Good morning, my all dear students. So we are talking about in our last lecture uh, approximate analysis for lateral loads और हमने देख लिया था कि हम क्यों यूज करते हैं approximate analysis को lateral loads के लिए। और हमने तीन टाइप के मैंने आपको मेथड बताए थे, जिसमें पोर्टल मेथड, कैंटिलीवर मेथड और फैक्टर मेथड। तो हम पोर्टल मेथड के अजम्पशंस देख चुके थे। उन्हीं अजम्पशंस के थ्रू आज मैं आपको एक फ्रेम लेके और पहले कॉलम शियर की बात करेंगे। कॉलम शियर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और मान के चलिए ये हमारा कोई भी एक फ्रेम है, ठीक है, और इस तरीके का ये कोई हमारा फ्रेम है। इस फ्रेम के अंदर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ ए, बी, सी, और एक और बना लेता हूं मैं यहाँ पर, और इसको नाम देता हूं मैं डी। यहाँ पर ई, एफ, जी और एच, ठीक है। ये हमारा कोई भी फ्रेम है। तो जो हमारा पोर्टल मेथड के एनालिसिस अजम्पशंस थे, उसमें हमने पहला अजम्पशंस ये था कि जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स होंगे हर मेंबर के लिए, वो लाई करेगा दियर मिड पॉइंट्स पर। मिड पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? ए बी का मिड पॉइंट ये होगा, बी सी का ये होगा, सी से डी का यहाँ पर लाई करेगा, डी से एच ये यहाँ पर, एक यहाँ। इस तरीके से हम सारे मिड पॉइंट्स को क्या कर लेंगे? मार्क कर लेंगे। ये हमारे सारे मिड पॉइंट्स हैं किसके? जिनको हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और इन सपोर्ट्स को मैं नाम दे देता हूं आई, जे, के एंड दिस इज एल। So this is our frame structure we can analysis for by portal method, ठीक है। पहले हम assumptions को समझने की कोशिश करते हैं कंबाइंड डायग्राम के थ्रू। और मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर मेरा एक कोई फोर्स लग रहा है P, ठीक है, और दूसरा फोर्स मेरा यहाँ पर लग रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ P1, और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं P2। दूसरा अजम्पशन हमसे कहता है, सेकंड अजम्पशन पोर्टल मेथड का, कि जो एक्सटर्नल कॉलम्स हैं, इंटरनल कॉलम्स हैं, वो कॉलम शियर होगा जो इंटरनल कॉलम्स का, वो डबल होगा किसके? एक्सटीरियर कॉलम्स के। हॉरिजॉन्टल शियर टेकन बाय ईच इंटीरियर कॉलम इज डबल दैट टेकन बाय ईच एक्सटीरियर कॉलम। हॉरिजॉन्टल शियर, कॉलम शियर जो रजिस्ट करेगा वो इंटीरियर कॉलम्स का क्या होगा? डबल होगा। अगर इधर P1 लग रहा है, यहाँ पर अगर P लगेगा तो यहाँ पर लगेगा 2P, यहाँ पर भी लगेगा क्या? 2P, और यहाँ पर लगेगा P, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं P2 के करस्पॉन्डिंग बात करूं, तो यहाँ पर जो मेरा लगेगा वो कॉलम शेयर लगेगा Q, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर भी 2Q, और यहाँ पर वापस से Q। ये मेरे होंगे कॉलम शेयर। ये था हमारा सेकंड अजम्पशन। और थर्ड अजम्पशन हमारा क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर अज्यूम टू बी एक्ट ओनली एट जॉइंट्स। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो सारे कहाँ पर एक्ट करेंगे? जॉइंट्स पर एक्ट करेंगे, उसके अलावा कहीं पर भी एक्ट नहीं करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मैंने आपको बता दिया था कि जहां पर भी कोई बीम अपनी शेप चेंज करता है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। उसके बाद हम बात करते हैं अब इन लोड की। जो कॉलम हॉरिजॉन्टल शियर है कॉलम के लिए, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात करूं, इस वाले क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो लग रहा है मेरा क्या? वो मेरा लग रहा है P1। और इसको रेजिस्ट करने के लिए कितने कॉलम? 1 2 3 4 कॉलम जो रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं P प्लस 2P प्लस 2P प्लस P। 4 कॉलम मिलके ये फोर्सेस लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल शियर।
So what is the value of P and each column value of shear horizontal shear for each column in this frame? We are calculating by equating the total force acted on the frame by horizontally to equal to the sum of the internal forces along horizontal shear of column. So the value of P is calculated by P, 2P, 2P and P. These are the 6P. So the value of P is equal to P1 by 6. तो हम हर इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर एन एग्जांपल कोई भी वैल्यू दे दे, 200 दे दे, सपोज करो 300 दे दे, तो आप इन हर पॉइंट पर हर कॉलम के लिए हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ कॉलम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर मैं दूसरे सेक्शन की बात करूं, नीचे वाले की, बेस वाले सेक्शन की, तो यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि सिर्फ P2 को लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको इस फ्रेम स्ट्रक्चर में जो टोटल लोड होगा वो जैसे जैसे हम बेस की तरफ जाएंगे तो ऊपर जितने भी लोड्स लग रहे हैं उन सबका सम करते हुए जाएंगे। तो अब इस सेक्शन पर अगर टोटल लोड की बात करूं तो वो P2 ना हो करके वो होगा हमारा P1 प्लस P2, इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। और रेजिस्ट कौन कर रहे हैं उनको? Q प्लस 2Q प्लस 2Q प्लस Q, ये चारों इंटरनली इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहां से Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। कैसे? P1 प्लस P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6Q। सो Q इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 6। So we are calculate all the horizontal shear resist by column in lower section also। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल शेयर कैलकुलेट करने का प्रोसेस, ठीक है। और अब पोर्टल मेथड का हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। सो वी आर टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ फ्रेम and analyze the frame using portal method। तो इसको रफ कर देते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम मूवमेंट और बाकी अदर कैलकुलेशंस को पोर्टल मेथड के थ्रू अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक फ्रेम स्ट्रक्चर का, 2 स्टोरी का। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में 2 सपोर्ट और हैं, एक यहाँ पर और एक मान लेते हैं कुछ यहाँ पर। ये सेम लेवल पे हैं, थोड़ा सा डायग्राम मिसमैच हो सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एट assume that all the columns are at same level by fixed support। okay, the forces acting on top surface of the frame structure is 120 kilonewton। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो 120 किलो न्यूटन का लग रहा है। और इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं यहाँ से, तो ये जो बीच में इस जगह पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 180 किलो न्यूटन। दिस इज 180 किलो न्यूटन एंड दैट इज टॉप मोस्ट पार्ट पे 120 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उसके अलावा पॉइंट्स की मार्किंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को बोल रहे हैं A, B, C, D, E, F, G एंड H। और जो रिजिड फ्रेम है, इन जो रिजिड कनेक्शन है इनको आप नाम दे सकते हो I, J, K और L। ओके, अब बात करते हैं किसकी के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहां पर होंगे। तो वही हमने अज्यूम किया था कि पोर्टल फ्रेम में हम कहां पे मानते हैं? एट द सेंटर ऑफ द मेंबर, लाई एट द सेंटर ऑफ द मेंबर। तो इसका यहाँ इन जगह पर क्या होंगे? इनके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर हमें क्या करना है? जो हॉरिजॉन्टल शियर है कॉलम का उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था? पहले डिस्टेंस और लिख दें। ये डिस्टेंस है ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक की 7 मीटर। बी से सी तक की डिस्टेंस है 3.5 मीटर।
और C से D तक की डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। ओके, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3.5 है, और ये अपर फ्रेम की जो डिस्टेंस है अपर पोर्शन की वो भी कितनी है 3.5। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल शियर ऑफ द कॉलम एट ईच सेक्शन, ईच प्लेस। ये 1 2 3 और 4 कॉलम है, हर कॉलम का हॉरिजॉन्टल शियर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल शियर के कैलकुलेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं क्रॉस सेक्शन इस जगह के लिए देखता हूं, यहाँ पर क्या होगा, P लगेगा, यहाँ पर 2P, यहाँ पर भी 2P, और यहाँ पर वापस से P। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे इसको रजिस्ट करेंगे, मतलब 120 इक्वल टू P प्लस 2P प्लस 2P प्लस P। So here 120 is equal to 6P and the P is equal to 120 by 6. So value of P is equal to 20 kilonewton। एक P की वैल्यू 20 है, मतलब यहाँ पर 20 आ जाएगा। 2P का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, यहाँ पर भी 2P है, इसका मतलब 40, यहाँ पर P है मतलब इसका मतलब 20। सो ऑल ईच कॉलम की हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ईच कॉलम का हॉरिजॉन्टल शियर की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन के लिए देखते हैं, लोअर पोर्शन के लिए यहाँ पर इस सेक्शन पर देखेंगे तो इसको नाम देंगे Q, इसको 2Q, इसको भी 2Q और इसको वापस से Q। तो देखो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इंक्लूड करना है। सो 120 प्लस 180 इक्वल टू, इन दोनों को इक्वल टू रखेंगे किसके, यहाँ पर Q प्लस 2Q प्लस 2Q प्लस Q, यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 6Q एंड द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 किलो न्यूटन। अगर 50 किलो न्यूटन आ जाएगी तो मैं ईच सेक्शन पे, ईच कॉलम पे हॉरिजॉन्टल शियर की वैल्यू बता सकता हूँ। कैसे, देखिए कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर Q रखना था मतलब यहाँ पर आएगी 50, यहाँ पर 2Q मतलब 100, यहाँ पर 2Q मतलब 100 और यहाँ पर Q मतलब 50। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ those types of problem are solved by calculating the horizontal shear at each column at the point of contraflexure we know lie at midpoint। so पहला स्टेप हमें यही करना है कि हमें हॉरिजॉन्टल जो शियर की कैलकुलेशन है वो करनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शियर की कैलकुलेशन के बाद हमें देखना है इसके अंदर कि हम मूवमेंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हमारे हॉरिजॉन्टल शियर आ गया। अब बात करते हैं हम मूवमेंट की, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मूवमेंट एट ईच इंटरनल, जो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लिए हैं वहां पर। ठीक है, तो देखिए मैं एक छोटा सा सेक्शन बना लेता हूं इस कॉर्नर का, ए पॉइंट का। तो यहाँ पर देखना है आपको ध्यान से, ये पॉइंट है ए और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 120 किलो न्यूटन का। ओके, मैं यहाँ पर वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स हैं उनको यहाँ पर मान लेता हूँ। ये ओवरऑल डिस्टेंस है 3.5 है, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास, ये 120 है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी 1.75। इज दिस करेक्ट वैल्यू? नाउ ये वैल्यू जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है 7 है, तो यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3.5 मीटर। और इस तक की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो हमने बीच में लिया है ए और बी मेंबर के बीच में, उस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम केवल, है ना। इस बी पॉइंट पर अब जो हम मूवमेंट निकालेंगे ए पॉइंट पर, उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास
नीचे की तरफ इस पॉइंट पर जो मुझे वर्टिकल फोर्स मिल रहा है, ये मिल रहा है 20 किलो न्यूटन का इस डायरेक्शन में। अगर ये फोर्स मुझे 20 किलो न्यूटन का मिल रहा है तो मैं इस पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं। इस पॉइंट पर जो फोर्स आएगा मेरा मोमेंट की कैलकुलेशन जब मैं करूंगा सिग्मा वाई इक्वल टू 0 रख के, तो आप लोग सब जानते हैं किस तरीके से हम रिएक्शंस फाइंड आउट करते थे। तो एक रिएक्शन आपको दे रखी है, आप सपोज करो ये दूसरी रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स आएगा वो आ जाएगा 10 किलो न्यूटन का। अब ये अगर हम 10 किलो न्यूटन का फोर्स निकाल लेंगे तो उसके बाद हम मूवमेंट निकाल सकते हैं। अगर ए पॉइंट पर मैं बात करूं इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या मूवमेंट आएगा, तो वो आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 1.75। क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट की जो सिंपली डेफिनेशन है उसकी हम कई बार बात कर चुके हैं। मूवमेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। सो वी कैन मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 1.75 एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, ये इस मेंबर को इस साइड घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और वो कितना उसका क्वांटिटी होगी उसकी, तो 20 इंटू 1.75 करेंगे तो ये आएगा 35 किलो न्यूटन का। इसी तरीके से ये 10 ये मेंबर को अपवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके से लगेगा, और ये भी कितना लगेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इंटू 3.5, तो ये भी लगेगा 35 किलो न्यूटन का। इसका क्या मतलब है कि ए पॉइंट पर दोनों ही डायरेक्शंस में जो मूवमेंट लग रहा है वो दोनों ही डायरेक्शंस में इक्वल लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम कहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस बी पॉइंट पर। इस बी पॉइंट पर हम मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं इन तीनों की लेके, इन तीनों को लेके। किस तरीके से, मैं इसको भी बना लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। आई थिंक अब हमें इससे आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखना चाहिए, तो हम इससे आगे हमारे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज हमने पोर्टल मेथड में क्या देखा कि हम किस तरीके से कॉलम हॉरिजॉन्टल शियर की बात कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट पर मूवमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बाकी इससे आगे हम कल देखेंगे कि इसमें जो इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो किस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है, बीम का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा, और कॉलम का मूवमेंट किस तरीके से होगा। सो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों के समझ आया होगा, ठीक है। इससे आगे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।